हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने सेक्शन सी के इसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे और एक लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द मूड इन द पोएम, कि पोएम की जो मनोदशा है या जो इसमें मानसिक स्थिति दर्शाई गई है इस उसके बारे में हमें उसकी आलोचना करना है। यहाँ पर मूड का अर्थ होता है मनोदशा। द पोइम इज़ रिटन इन अ मूड ऑफ डीप कंसर्न फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, के जो पोइम है यह बदलते हुए संसार की चिंता की मनोदशा में लिखी गई है। वेयर वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज़, जहाँ पर हम हमारे मूल्यों को खो रहे हैं। द पोइट इज़ पेंसिव, और जो कवि है वह विचार मग्न है। ही थ्रू अ फादर्स ट्रेवल पुट्स हिज आइडिया अबाउट हाउ द मॉडर्नाइजेशन अफेक्ट अस नेगेटिवली, और वह जो अ फादर्स ट्रेवल पोइम है इसके माध्यम से अपने विचारों को रखता है कि जो आधुनिकीकरण है वह किस प्रकार हमें नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसको वह अ फादर ट्रेवल्स पोइम के माध्यम से रखते हैं। वी आर बीइंग डिटेच्ड फ्रॉम ओल्ड वैल्यूज़, और हम हमारे जो पुराने मूल्य से अलग होते जा रहे हैं। डिटेच मीन्स अलग होना। आवर ट्रेडिशन एंड आवर एंसेस्टर्स, हम हमारे पुराने मूल्य, हमारी परंपराएं और हमारे जो पूर्वज हैं उनसे अलग हो रहे हैं। एंड द न्यू जनरेशन हैज़ इट्स ओन व्यूज़ एंड वैल्यूज़, और नई जनरेशन का अपना खुद का विचार है, अपना खुद का दृष्टिकोण होता है और अपना खुद के मूल्य है। द ओल्ड एंड द एज्ड आर इग्नोर्ड एंड ओवररेटेड, और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं द ओल्ड एंड द एज्ड आर इग्नोर्ड एंड ओवररेटेड, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं या अधिक उम्र वाले हैं वह अनदेखे हैं या फिर और ओवररेटेड है, मतलब जिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। दे आर सब्जेक्टेड टू नेग्लिजेंस, और वे नेग्लिजेंस के अधीन है। यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थ होता है अधीन होना, और नेग्लिजेंस का मतलब यहाँ पर है कि जिसको अनदेखा किया जाता है। तो जो दे आर सब्जेक्टेड टू नेग्लिजेंस, और वे नेग्लिजेंस के अधीन है, मतलब उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। द पोइट ग्रोस सो डिप्रेस्ड, और कवि बहुत अधिक डिप्रेस हो जाता है। दैट ही इवन थिंक्स ऑफ द नोमैड्स, कि वह यहाँ तक कि जो आदि मानव है उनके बारे में सोचने लग जाता है कि जो आदि मानव थे वह आज के मनुष्य से अच्छे हैं। इट मीन्स दैट द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ नॉट इवन बेटर देन द नोमैडिक पीरियड। यहाँ पर इसी लाइन का अर्थ यहाँ पे बताया है। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान का संसार है वह यहाँ तक कि जो आदि मानव काल था उससे भी अच्छा नहीं है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी माय फादर ट्रेवल्स लेसन कर रहे थे, तो उसके क्वेश्चन आंसर लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फिनिश हो चुके हैं, और इसके अलावा लेसन 3 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्स लॉफर इन द पोइम, कि हंसने वाले या जो लॉफर है उनको इस कविता में क्या प्रेरित करता है, या जो हंसने वाले हैं वह किस कारण से हंस पाते हैं। द पोइट क्रिएट्स ह्यूमर इन हिज पोइम थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा, कि जो कवि है वह एक ह्यूमर का अर्थ होता है विनोदपूर्ण स्थिति या जो एक मजाक होता है। तो यहाँ पर जो कवि है वह ह्यूमर का निर्माण करता है इस कविता में थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा के वर्णन के माध्यम से। ही मेंशंस दैट मिस पुष्पा इज स्वीट नॉट ओनली एक्सटर्नली, और वह वर्णन करता है कि मिस पुष्पा न केवल बाहरी रूप से मधुर है लेकिन आंतरिक रूप से भी मधुर है। शी स्माइल्स विदाउट रीजन, और वह बिना किसी कारण के हंसती है। आल्सो द एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग क्रिएट्स अ लिटिल ह्यूमरस सिचुएशन, और यहाँ पर जो बोलने की जो एक्ट है, बोलने का जो कार्य है वह भी थोड़ा एक मजाकियापूर्ण स्थिति का निर्माण करता है। ह्यूमरस का अर्थ होता है विनोदपूर्ण या मजाकियापूर्ण। वेयर द पोइट कन्फ्यूज बिटवीन द नेम्स ऑफ सिटीज़, जहाँ पर जो कवि है वह शहरों के नाम में कन्फ्यूज हो जाता है। आल्सो विद द मेंशन ऑफ ए सिटी, और इसके अलावा
Also, with a mention of a city, the way poet remembers his visit to Surat not only shifts the main focus from Mispa to poet, और इसके अलावा वह एक शहर का वर्णन के साथ में द वे पोइट रिमेंबर्स हिज विजिट टू सूरत, और जैसे कि वह एक शहर के वर्णन के माध्यम से जिस तरीके से कवि अपने सूरत की विजिट को याद करता है, वह न केवल जो मिस पुष्पा पर जो ध्यान होता है उसको उससे अलग कर देती है। शिफ्ट का अर्थ होता है मीन्स स्थान बदलना या अलग करना। But also generates similes on fact of how the poet has brought some tribal instance into discussion, और इसके अलावा एक प्रकार की जो उपमाएं हैं वो भी प्रकट करता है उन तथ्यों पर कि किस प्रकार जो पोइट है वह जो मामूली उदाहरण है उनको डिस्कशन में लेकर के आते हैं। जैसे कि वह यहाँ पर जो मिस पुष्पा टीएस है उनके पिताजी के निवास स्थान के बारे में बात कर रहे थे, तो वह लगभग वह क्या अपने सूरत के विजिट को डिस्कशन में लेके आते हैं। तो इस प्रकार का ट्राइबल इंस्टेंस जो उदाहरण है उनका प्रयोग करते हैं। इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण। नेक्स्ट, व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोइम, कि जो बाबू इंग्लिश है उसके कौन से गुण इस कविता में सुझाए गए हैं या उसके लिए सुझाव दिए गए हैं। गिव इलस्ट्रेशंस, उसका हमें यहाँ पर उल्लेख करना है कि यहाँ पर बाबू इंग्लिश के कौन से गुणों या कौन सी विशेषताओं के बारे में इस कविता में सुझाव दिया गया है। बाबू इंग्लिश इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द लैंग्वेज। बाबू इंग्लिश एक प्रकार की ऐसी टर्म है या एक ऐसा पद है जो प्रयोग की जाती है फॉर द लैंग्वेज विच एन एजुकेटेड इंडियन स्पीक्स और राइट्स। मीन्स यहाँ पर बाबू इंग्लिश एक ऐसी टर्म है जिसका प्रयोग किया जाता है ऐसी भाषा के लिए विच एन एजुकेटेड इंडियन स्पीक, जो कि क्या एक जो शिक्षित भारतीय वो बोलता है और लिखता है। मीन्स यहाँ पर बाबू इंग्लिश का प्रयोग उस इंग्लिश को कहा जाता है जो कि एक भारतीय शिक्षित होता है, वह बोलता या लिखता है। इट इज़ द टाइप ऑफ इंग्लिश, और यह एक प्रकार की इंग्लिश है विच डज नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द ओरिजिनल इंग्लिश, और जो कि क्या है ओरिजिनल इंग्लिश के जो कठोर नियम है उनका पालन नहीं करती है। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, और यहाँ अर्थ के अभिव्यक्ति पर महत्व देती है या उस पर स्ट्रेस या उस पर दबाव डालती है। इट इज़ द मिक्स्ड इंग्लिश कॉल्ड इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश, और यह क्या एक प्रकार की मिक्स इंग्लिश है और इसको इंडियनाइज्ड इंग्लिश का इंडियनाइज्ड वर्जन कहा जाता है, एंड नाउ नोन एज GIE, और अब इसे जनरल इंडियन इंग्लिश कहा जाता है। इन द पोइम वी सी देयर इज़ नो सेट पैटर्न, और इस कविता में हम देखते हैं कि इसमें कोई भी एक ऐसा निर्धारित पैटर्न नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स विथाउट एनी राइम एंड रिदम, और यहाँ जो कविता है यह फ्री वर्स मीन्स यह एक स्वतंत्र कविता के रूप में लिखी गई है बिना किसी राइम और रिदम के। मतलब लास्ट में ना तो कोई इसकी राइमिंग मिलती है और ना ही कोई रिदम मिल पाती है, ना उनके साउंड मिल पाती है। इट इज़ इन अ फॉर्मल टॉक मैनर, और यह एक जो औपचारिक बात है उसके रूप में है, उसकी बातचीत के रूप में है। स्टिल इट कन्वेज इट्स मीनिंग वेरी क्लियरली, तो भी इसका जो अर्थ है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। नेक्स्ट, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि यहाँ पर इस पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया बताना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ टू हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ मिस पुष्पा TS, और यहाँ पर पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वह मिस पुष्पा TS का जो कैरेक्टर है उसको हाईलाइट करना है। शी इज़ लिविंग फॉर अब्रोड, और वह विदेश जा रही है। शी इज़ गोइंग देयर टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट को सुधारने के लिए जा रही है। मीन्स यहाँ पर उसका जो कैरियर है उनको सुधारने के लिए जा रही है। शी इज़ अ चार्मिंग लेडी, और वह एक चार्मिंग या सुंदर महिला है। विथ एन ऑल स्माइलिंग फेस, और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखती है। चार्मिंग का अर्थ होता है मनमोहक या सुंदर। शी स्माइल्स इवन विथआउट रीजन, और वह यहाँ तक कि बिना किसी कारण से हंसती है। शी स्माइल्स फॉर शी फील्स इट, और वह
वह हंसते क्योंकि उसे ऐसा लगता है। शी इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग पीपल एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर एवरीवन। और वह लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है और वह किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। शी नेवर सेज नो टू एनीवन। और वह कभी भी किसी को नो नहीं कहती थी। शी इज़ फुल ऑफ स्पिरिट। और वह बिल्कुल जोश और समझ से भरी हुई है। द पोइट अप्रिशिएट्स हर स्पिरिट। और जो कवि है वह उसकी स्पिरिट, उसकी जो समझ है, उसका जो जोश है, उसकी तारीफ करता है। और उसकी जो तत्परता है, रेडीनेस है, उसकी तारीफ करता है। एंड प्लेजिंग स्माइल। और उसके प्लेजिंग स्माइल्स की भी तारीफ करता है। द मेन थीम इज़ टू हाईलाइट हर क्वालिटीज़। और उसकी मुख्य जो थीम है, विचारधारा है, वह उसके गुणों को हाईलाइट करना है या उसको दर्शाना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा लेसन 11, लेसन फर्स्ट और लेसन 3 कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा जैसे कि हमने पहले 11th क्लास में 12th के बहुत सारे लेसन कर लिए थे, तो आप लोग उनका भी रिवीजन करते रहें ताकि आप लोगों को वो याद करने में समस्या ना आए, या आपने जैसे 11th में भी याद किया था तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगे। ओके, थैंक यू।